नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। और ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का, जहां आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर हम खबरदार करेंगे। घोटाले के दाग से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल के आंसू से क्या फिर से आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिल पाएगी? सीबीआई कौन से सबूत नहीं दे पाई जिससे केजरीवाल आज बरी हुए? होली में जनता को बचाने के लिए अब की बार कहां निकला है योगी का बुलडोजर? इस्लामाबाद में क्या मुनीर तक पहुंच गया है तालिबान? और आइए अब समझते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की आंसुओं वाली संजीवनी चंद दिन की हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से बरी करने के दिल्ली अदालत के निर्णय के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील कर दी है। सीबीआई ने आज ही हाईकोर्ट में 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की तुरंत मांग कर दी है। इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत से बरी होने का निर्णय आते ही रो पड़े। कहने लगे कि अब ईडी का मामला भी खत्म हो गया। केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते ईडी के मामले में याचिका हम डालेंगे। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ज्यादा खुश न हो, जल्दी हाईकोर्ट में सुनवाई होते ही केजरीवाल के पाप का सही हिसाब होगा। तो कांग्रेस का अलग ही स्टैंड दिखाई दिया, जो केजरीवाल के बरी होने में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फिक्सिंग होने की बात करने लगी। और तब केजरीवाल ने जवाब दिया कि कांग्रेस का तो कोई जेल में गया नहीं है। इन सारे अपडेट्स के साथ अब सवाल यह है कि कट्टर ईमानदारी का मॉडल पर लगे करप्शन के आरोप वाले दाग आज बरी हुए केजरीवाल के आंसुओं से क्या धुल गए? हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। बहते आंसू के साथ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की अदालत ने उन पर लगे शराब घोटाले के आरोपों के सारे दाग अपने फैसले से धो दिए। भ्रष्ट होने के दाग वाले शब्द पर आते ही केजरीवाल फफक पड़े। बाजू में खड़े मनीष सिसोदिया संभालने लगे। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। एक दूसरे को संभालते दोनों याद करने लगे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च का महीना और 2023 का फरवरी का महीना, जब इसी शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को जेल भेजा गया। 177 दिन केजरीवाल जेल रहे। 510 दिन बाद सिसोदिया को बेल मिल पाई थी। लेकिन अब केजरीवाल के जेल जाने के 708 दिन बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जज जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सीबीआई की तरफ से लगाए गए आरोप में कोई दम नहीं मिला। सीबीआई जिस आपराधिक षड्यंत्र की बात करती है वो कहीं नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस और विश्वसनीय सबूत के आरोपित किया गया, जो कानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं। अदालत कहती है कि किसी गवाह के बयान या ठोस साक्ष्य के अभाव में कथित साजिश में केजरीवाल की भूमिका सिद्ध नहीं की जा सकती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। अदालत का फैसला आते ही होली से 5 दिन पहले केजरीवाल की पार्टी के उस दफ्तर में रंग लौट आया, जहां इसी कथित शराब घोटाले की वजह से सत्ता से दूरी ने लंबा सन्नाटा फैलाया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बैंड बजने लगा, डांस होने लगा, केवल इसलिए क्योंकि दिल्ली की अदालत ने कहा है
कि सीबीआई ने जो हजारों पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया वो ऐसे तथ्यों से भरा है जिनका किसी गवाह या साक्ष्य से समर्थन नहीं होता, जिसके बाद भ्रष्टाचार के हर दाग धुल जाने के आंसू में डूबे अरविंद केजरीवाल को अब भी पोस्टर जारी करके बीजेपी कहती है आपके पाप अभी धुले नहीं। ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे, और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में सीबीआई की तरफ से की गई जांच के कई पहलुओं पर गौर नहीं किया गया और कोर्ट ने जो केजरीवाल को बरी किया, सीबीआई के अनुसार यह कानूनी रूप से गलत है और इसे रद्द किया जा सकता है। वहीं आज दिल्ली की अदालत ने जिन बातों को कहते हुए सीबीआई पर सवाल उठाए हैं उसको भी आप जान लीजिए। अदालत ने कहा कि हजारों पन्नों की सीबीआई की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेज और जानकारी भरी हुई है जो गवाहों के बयानों से मेल ही नहीं खाती। मतलब गवाह जो कह रहे हैं चार्जशीट में दी गई बातें उनसे सिद्ध नहीं हो रही हैं। जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में कुछ बातें गुमराह करने वाली हैं। अदालत ने साफ कहा कि चार्जशीट में कई ऐसे हिस्से हैं जिन्हें सिद्ध करने के लिए कोई गवाह या सबूत ही सीबीआई के पास नहीं है। स्पेशल सीबीआई जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में कई विरोधाभास हैं, मतलब बातों में साफ साफ तालमेल ही नहीं है। ऐसे में जो साजिश की कहानी सीबीआई की तरफ से बनाई गई उसकी बुनियाद ही कमजोर है। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर दिल्ली का ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उसको दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्यों हटाया? सर्वोच्च अदालत ने भी जमानतें ठुकराई। सर्वोच्च अदालत ने एक सीएम के रूप में इनको फाइल साइन करने के लिए भी रोका। वो साक्ष्यों का ही प्रभाव था। ये लोग साक्ष्यों को, प्रमाणों को लटका करके मतलब नष्ट करने का ये लोग आदी हो गए हैं। लेकिन आप कहां तक लटकाओगे और उसको समाप्त करोगे? ले जाए, वो तो ले जाए, उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे निचली कोर्ट में न्याय हुआ ऐसे ऊपरी कोर्ट में भी न्याय हुआ। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? आज कोई छोटा मोटा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है हमें, उन्होंने कहा कोई आरोप ही नहीं बनता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के ऊपर उन्होंने, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कभी ऐसा ऑर्डर देखा है? इसका मतलब कितना फर्जी मुकदमा था कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग के वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सबसे बड़ा मॉडल ईमानदारी ही था, जो दिल्ली चुनाव में इसी घोटाले के आरोप से टूट गया। यहां तक कि ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी तक को आरोपी बना दिया। अब सीबीआई जब निचली अदालत में सबूत नहीं दिखा पाई तो क्या आज के निर्णय से वापस वजूद की लड़ाई में केजरीवाल की पार्टी भविष्य के चुनावों में दिल्ली में मजबूत हो पाएगी? क्या दिल्ली की अदालत के एक फैसले से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को संजीवनी मिल गई है? साल 2013 में जिस दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने चौंकाते हुए राजनीति का आगाज किया था, उसी दिल्ली में हार की एक बड़ी वजह शराब घोटाले का आरोप रहा।
जिससे अब बरी होने के बाद सब ये जानना चाहते हैं कि क्या केजरीवाल, जो दिल्ली की हार के बाद हाशिए पर चले गए, फिर से राजनीति के केंद्र में आ पाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहाँ पे भी न्याय होगा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा और दिल्ली की जनता का जो पैसा आपने गबन किया है उसके लिए भी न्याय मिलेगा। ऐसा हो जाए तो ये कर दूंगा, वैसा हो जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसे चैलेंज केजरीवाल पहले देते आए। अब फिर इसी चैलेंज की ताकत केजरीवाल को अदालत से घोटाले में बरी होने का फैसला आते ही मिली है। तो क्या वापस कट्टर ईमानदारी वाले मॉडल पर ही उतर कर लड़ने की ताकत केजरीवाल के पास है? मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। आज इस कोर्ट के आदेश ने इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। पिछले 4 सालों में बीजेपी ने कितनी कोशिश करी झूठे आरोप लगाने की, झूठे केसेस करने की, कीचड़ उछालने की, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी कहने की, लेकिन आज के कोर्ट ऑर्डर ने 2 चीज़ें पूरी दुनिया को दिखा दी। एक तरफ बीजेपी का षड्यंत्र और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और उनकी सच्चाई। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 70 में से 67 सीट तक जीत चुके थे, वहां ये शराब घोटाले के आरोपी थे जिनकी वजह से पिछली बार 70% उम्मीदवारों को चुनाव में हारना पड़ा। ये शराब घोटाले के आरोपों के दाग ही रहे, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल न खुद जीत पाए, न सिसोदिया जीते, न सौरभ भारद्वाज, न सोमनाथ भारती, न सत्येंद्र जैन। लेकिन क्या फरवरी के महीनों में ही अब तक बड़ी सियासी जीत हासिल करके दिल्ली में दम भरते रहे केजरीवाल को फरवरी में ही पिछली बार मिली हार के बाद अब इस साल जाती फरवरी के आखिरी दिन से पहले फिर से दिल्ली से लेकर दूसरे चुनावी राज्यों में खड़े होने वाली बूस्टर डोज मिल गई। पंजाब में अगले साल शुरुआत में चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। उत्तराखंड में पार्टी ताकत लगा रही है, यहां भी अगले साल चुनाव है। गोवा में शराब घोटाले से आया पैसा ही चुनाव में खर्च करने का आरोप लगता रहा, उस गोवा में भी चुनाव अगले साल की शुरुआत में है। फिर अगले साल के अंत में गुजरात का चुनाव होना है। उन सब से पहले क्या केजरीवाल वाकई लोअर कोर्ट के फैसले से अपना सियासी जोश हाई कर पाएंगे? कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया। कोर्ट ने आज कहा कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में भी कोई ठोस मामला नहीं बना पाई। ऐसा कोई सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि मनीष इसमें शामिल थे। मनीष सिसोदिया 510 दिन तक इसी आरोप में जेल में रह चुके हैं। आज बरी होने के निर्णय के बाद मनीष सिसोदिया और उनके परिवार से हमारी संवाददाता प्रीति चौधरी ने बात की। मनीष जी, सीमा जी, बहुत बड़ा दिन है आज। कितना बड़ा दिन, कितना बड़ा दिन मानते हैं मनीष जी? How big a day is this? बहुत बड़ा दिन है। हम लोगों ने अपने आप को, हमने, हमारे परिवार ने इस बात के लिए झोंका हुआ था, अपनी इच्छा से झोंका हुआ था, लेकिन झोंका हुआ था कि हमें इस देश में ईमानदारी की राजनीति करनी है, हमें इस देश में शिक्षा पे काम करना है। और उस पर सवाल खड़े करते हुए हमें भ्रष्टाचारी कहा गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से ये दंश झेला, मेरी पत्नी ने झेला, मेरे बेटे ने झेला, हमारी पार्टी के लोगों ने झेला कि आप लोग भ्रष्टाचारी हो। आज अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने ईडी और सीबीआई की कलम से हमें भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कहानी लिखी थी। आज ऑनरेबल कोर्ट की कलम से वो सच साबित हो गई कि
सच्चाई सामने आ गई कि मोदी जी की कहानी झूठी थी। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनका परिवार ईमानदार है। मनीष जी, दे से इन इंग्लिश इट्स कम फुल सर्कल। एक प्रोफेशनल है जो आप पार्टी तक है और एक पर्सनल है। आपके लिए इट्स अ विक्ट्री ऑन बोथ फ्रंट्स टुडे। आप जैसे बता रहे थे, बिकॉज ही वाज टेलिंग मी राइट बिफोर के एग्जैक्टली 3 years ago ऑन 26 फरवरी। ये भी बहुत यू आर राइट कि इट्स लाइक ए सर्कल। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मुझको अरेस्ट किया था और 27 फरवरी 2023 को उसी कोर्ट में वहीं खड़ा किया था ले जाके, और आज 27 फरवरी 2026 को उसी कोर्ट ने उसी जगह पे खड़े होकर जहां मैं उस दिन खड़ा हुआ था कहा कि ये पूरी कहानी मुकदमा चलाने लायक भी नहीं है, तो ट्रायल चलाने लायक भी कहानी नहीं है। तो इमोशनल भी था, अच्छा भी लग रहा था। मतलब अगर नेचुरल जस्टिस है तो यही है। नेचुरल जस्टिस यही है। क्योंकि तब न्यूज़ आती थी मनीष जी कि आप क्योंकि ये हॉस्पिटल में थी, फिर घर पे तबीयत ठीक नहीं है, आप आके मिलते थे, लगता था कि इस रात की सुबह है कि नहीं है। परेशानी तो होती थी, अब इतना तो नहीं सोचा, रात की सुबह तो नहीं सोचा, लेकिन परेशानी तो बहुत हुई। हाँ। परेशानी तो होती है। हम सब लोग देखो आम इंसान हैं, दर्द तो हमें भी होता है, दुख तो हमें भी होता है, इमोशंस तो हमारे भी हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि राजनीति में अगर हम बड़ी लड़ाई लड़ने चलें तो हमारे दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख होता है। मेरा बेटा अगर अकेला बैठ के अपने हॉस्टल के किसी कमरे में रो रहा है, दुख तो मुझे भी होगा। लड़के से बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई। He is also ecstatic. Of course, one of the most happiest person. Most happiest person. Relieved? Relief है? हाँ, नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। It's a new beginning, you think? It's a new beginning. देखिए, अभी भी काम तो वही अभी और नहीं, और अभी डिस्चार्ज हुआ है, हाई कोर्ट में भी केस जाएगा, यू डोंट नो। मैं देखिए इस केस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी काम तो हमें वही करना है। हमें अपने देश से प्यार है और हमें लगता है कि इस देश में ईमानदारी की राजनीति और शिक्षा की राजनीति के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बरी होते ही समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी समेत विभिन्न विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही जांच एजेंसियों के द्वारा फंसाती है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा अलग है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने चुनावी राज्यों को देखते हुए केजरीवाल को राहत दी है। सवाल उठने लगा कि केजरीवाल के बरी होने से कांग्रेस को क्या राजनीतिक नुकसान है। दिल्ली वो राज्य है जहां कांग्रेस को सत्ता से ऐसा बेदखल केजरीवाल ने किया कि अब तक एक सीट विधानसभा में कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। अगला चुनाव तो यहां 2030 में होना है। पंजाब वो दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस को सत्ता से हटाकर खुद कुर्सी आम आदमी पार्टी को मिली। यहां अगले वर्ष ही चुनाव है, ये महत्वपूर्ण राज्य है। गोवा वो राज्य है जहां 2022 में केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस की जीत में बाधा बनी, क्योंकि तब 2022 में 6.77% वोट और 2 सीट आम आदमी पार्टी ने पाई। अगले वर्ष शुरुआत में यहां पर भी चुनाव है। गुजरात में भी अगले वर्ष ही चुनाव है। यहां कांग्रेस की रिकॉर्ड हार हुई। यहां 12.92% वोट केजरीवाल की पार्टी को मिले। 5 सीटें गुजरात में केजरीवाल की पार्टी ने जीती। उत्तराखंड में भी पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी भले ही कोई सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन करीब 3.5% वोट लेकर कांग्रेस के लिए कई सीटों पर हार का कारण आम आदमी पार्टी जरूर बन गई। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देखकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज़ के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमज़ोर किया जाए। लेकिन बात आज जो हो रही है वो ये है कि इसके पीछे मकसद क्या था, एजेंसीज का ये कैसे दुरुपयोग करते हैं, वॉशिंग मशीन और अमित शाह ब्रांड का वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है चुनाव से पहले, वो आपके सामने है। ये फैसले कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं, और ये बात इसलिए भी आती है कि जब जब चुनाव आते हैं तब उन स्टेट्स के रिलेटेड जितने भी नेता होते हैं उनके खिलाफ नए नए फैसले आने शुरू हो जाते हैं। और उसी क्रम में आज मैं देख पा रहा हूं कि जब गुजरात में चुनाव है तो उससे पहले केजरीवाल जी को डिस्चार्ज करना, मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज करना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इनके पहलू जरूर देखने की जरूरत है। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई,
किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? आज सही मायने में एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और कांग्रेस जो जैसा करता है वैसा ही दूसरों को देखता है। वो ऐसा करते होंगे। वर्तमान में सारी एजेंसी स्वतंत्र हैं और हमें उनकी निष्पक्षता निर्भीकता पे विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। अब खबर पाकिस्तान की, जिसकी हेकड़ी आज अफगानिस्तान ने निकाल दी। खुद को इकलौती इस्लामिक एटमी पावर बताकर डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान आज फेल हो गया। उसकी पोल खुल गई। आज अफगानिस्तान ने उसकी पोल खोल कर रख दी। अफगान तालिबान ने आज दावा किया कि उसने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन हमले किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण दावा इस्लामाबाद को लेकर किया गया। अफगान तालिबान की तरफ से बताया गया कि उसने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस से कुछ ही दूर एक ड्रोन हमला किया। मतलब अफगान तालिबान ये बता रहा है कि वो जब चाहे तब पाकिस्तान की गर्दन पकड़ सकता है। इस्लामाबाद में हुए हमले में एक सैन्य ठिकाना तबाह होने का दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया। पाकिस्तान के लिए ये दावा बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद 3 शहरों में ड्रोन हमले की बात मान ली, जिसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए हाथ पैर मारना भी शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि कतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करता हुआ दिख रहा है। कतर और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बैठक करने के बाद कतर ने अफगानिस्तान से बातचीत कर ली है और ये पेशकश पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान के हमलों से डर कर कतर से मध्यस्थता करने की बात कही। कतर और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बातचीत हो गई है। पाकिस्तान अब चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ उसका सीज फायर हो जाए, ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जमकर पीटा है। परमाणु बम वाले पाकिस्तान को अफगान तालिबान ने शर्मिंदा किया। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोली है। पाकिस्तान की चौकियों पर अफगान तालिबान की ये गोलाबारी बता रही है कि पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान के सब्र का बांध टूट गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग की हालत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि गुरुवार देर रात पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का हुआ हमला सिर्फ 22 फरवरी को उस पर की गई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब ही नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि अगली बार पाकिस्तान में अफगानिस्तान का निशाना इस्लामाबाद और वहां बैठे शहबाज और आसिम मुनीर होंगे। अफगानिस्तान बता रहा है कि अगली बार वो पाकिस्तान के खोश्त की इस पोस्ट को कब्जे में नहीं लेगा, आग नहीं लगाएगा। अफगान तालिबान के लड़ाके बॉर्डर से आगे बढ़कर पाकिस्तान में घुस जाएंगे। पाकिस्तान की जलती ये पोस्ट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को चेतावनी है कि अफगानिस्तान अब सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुसेगा। अफगान तालिबान की तरफ से बड़ा दावा हुआ कि उसने इस्लामाबाद में सुबह 11 बजे ड्रोन से एयर स्ट्राइक की है। सबसे बड़ी बात यह कि अफगान तालिबान इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के ऑफिस के नजदीक हमला करने में कामयाब रहा। उसने दावा किया कि इस्लामाबाद के फैजाबाद में पीएमओ से 5 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप पर हमला किया गया। ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी कैंप में आग लग गई। इस्लामाबाद के अलावा नौशेरा के पास एक सैन्य शिविर और एबटाबाद में भी हमले का दावा किया गया। अफगान तालिबान ने प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य अड्डों, कमान केंद्रों और रणनीतिक सुविधाओं को निशाना बनाया। ये हमले बीती रात पाकिस्तानी सेना की तरफ से काबुल और कंधार में की गई हवाई घुसपैठ के जवाब में किए गए। अपने इस दावे को वजन देने के लिए अफगान तालिबान की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दफ्तर को टारगेट पर दिखाया गया। वहीं हमला इससे 5 किलोमीटर दूर एक सैन्य ठिकाने पर किया गया। इस वीडियो के जरिए तालिबान ने यह बताया कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो अगला निशाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कार्यालय होगा। सोचिए, खुद को परमाणु शक्ति बताने वाले पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी राजधानी को अफगानिस्तान के ड्रोन हमले से बचा सके। इस हमले ने पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी है। कितने पाकिस्तानी जो सैनिक हैं उनको आपने कैद किया है इसमें, और कहां-कहां किस किस बॉर्डर पे भी? हमने कुनर, नूरिस्तान और निंगरहार में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में 53 पाकिस्तानी अहलकार को हलाक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतकाम जारी है और हमारा फोर्सेस बड़े मोराल में है।
इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-उल हक शुरू किया और काबुल, नंगरहार, पंक्तिका, पक्तिया, लगमान, खोस्त प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने 133 अफगान लड़ाकों को मारने का दावा किया, लेकिन अफगान तालिबान साफ कह रहा है कि वो जब चाहे तब पाकिस्तान की गर्दन पकड़ सकता है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उसके पास हैं। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध छिड़ने का ऐलान किया, लेकिन अफगान तालिबान पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस्लामाबाद को निशाना बनाने की बात कर रहा है। इस्लामाबाद पर अफगानिस्तान के ड्रोन हमले के बाद कराची की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अफगानिस्तान ने बता दिया कि वो जब चाहे तब पाकिस्तान में शहबाज से लेकर मुनीर तक के ऑफिस को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान की एटम बॉम्ब की पोल खुल चुकी है। सोचिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस्लामाबाद तक आकर पीएमओ के पास हमला करने में सफल हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ये कितनी शर्म की बात है, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सबसे करीबी बॉर्डर के शहर जलालाबाद से भी ड्रोन छोड़े होंगे तो उसकी इस्लामाबाद तक की दूरी 392 किलोमीटर है। मतलब 400 किलोमीटर अंदर घुसकर तालिबान पाकिस्तान को दहला कर चला गया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाए। और इसीलिए पाकिस्तान ये बात नहीं मान रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जानते हैं कि ये वाकई हर पाकिस्तानी को शर्मिंदा करने वाला सच है। लेकिन पाकिस्तान ने 3 शहरों में ड्रोन हमले की बात कबूल कर ली है, जिसमें एबटाबाद शामिल है। वही एबटाबाद जहां पाकिस्तान ने 9/11 हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को छिपाया था, उसी एबटाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन 243 किलोमीटर का सफर तय कर गए और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका। एबटाबाद की तरह नौशेरा में भी ड्रोन हमले की बात पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। माना है कि अफगानिस्तान यहां हमला करने में सफल रहा, जो अफगान सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर है। 189 किलोमीटर दूर स्वाबी शहर को भी अफगान तालिबान निशाना बनाने में सफल रहा। सोचिए, 4 शहरों पर जब ड्रोन अटैक हुए होंगे तो कितनी तबाही, अफरा तफरी मची होगी। पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर से यह भरोसा हो गया होगा कि उसकी सेना किसी काम की नहीं है। उनके एटम बम का इतना भी डर नहीं कि वो तालिबान को पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाने से रोक सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों तरफ से बमबारी के दावे हो रहे हैं। पहला दावा तालिबान की तरफ से किया गया कि उसने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक के दावे हुए। तो दोनों देशों के बीच दुश्मनी गहराती जा रही है, जो पाकिस्तान को बेशक महंगी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान से विदेशी हमलावरों को हमेशा भागना पड़ा है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है। अफगान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दी थी कि हमें मत छेड़ो वरना छोड़ेंगे नहीं। तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का सीधा तर्क है कि जब हमें ब्रिटिश, सोवियत यूनियन, अमेरिका और नाटो नहीं जीत पाए तो फिर पाकिस्तान क्या है। हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है। वो सब हमसे खुश है, वहाँ पे अमन है। हमारे तरफ से कोई मुश्किल नहीं, पाकिस्तान के लिए भी हमारे तरफ से मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि उसने तालिबान को बनाया है, इसलिए अफगानिस्तान की सरकार उसके इशारे पर चले, लेकिन पाकिस्तान के हमलों ने उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। यहाँ तक कि अफगान तालिबान सरकार में उसका समर्थक बताया जाने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी तक पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है। अभी तक माना जा रहा था कि तालिबान सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का समर्थक है, जिस वजह से तालिबान में फूट की बात कही जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान परस्त कहा जाने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी भी उसके खिलाफ बोलने को मजबूर है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। यह अफगानिस्तान के खोर प्रांत की तस्वीर है, जहां पर पाकिस्तान की कार्रवाई के विरोध में लोग इकट्ठे हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे।
पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल राजा को अभी आपने सुना, उनकी बात में दम नजर आता है क्योंकि आसिम मुनीर इस समय बुरी तरह से घिरा हुआ है और पाकिस्तान के साथ तनाव कम नहीं हुआ तो पाकिस्तान टूट भी सकता है। अफगान तालिबान हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की जा चुकी है। पाकिस्तान की सेना को पहले से ही बलोच लड़ाकों और टीडीपी ने लहू लुहान कर रखा है। ऐसे में तालिबान से सीधी दुश्मनी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी, नौबत पाकिस्तान के विभाजन तक आ सकती है। ऐसी बातें करते आपने हमारी रिपोर्ट में फजलुर रहमान को भी सुना, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ वरना पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन अधिक दूर नहीं। पाकिस्तान में चारों तरफ से रोज रोज हमलों के बाद से पाकिस्तानी सैनिक बेमौत मारे जा रहे हैं। इमरान खान बुरी तरह से नाराज हैं, आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं और इस तरह राजनीतिक रूप से भी पाकिस्तान बुरी तरह से बढ़ गया है। इमरान समर्थक अपने नेता की जान को लेकर चिंतित हैं, आसिम मुनीर को फौरन पद से हटाना चाहते हैं। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।